हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज एज अ ग्राउंड फॉर मैट्रिमोनियल रेमेडीज रेफर टू रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। ये क्वेश्चन हमारे पास JGS 2017 और HPJS 2016 में पूछा गया है। जब भी आपके पास ये मेंशन किया जाता है कि आपको रीसेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स जो हैं वो रेफ़र करनी है, तो इन क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो जजमेंट्स हैं वो देनी होती हैं। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के बारे में बताएंगे। इसमें आ गया कि इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का मतलब है वो सिचुएशन जो एग्जिस्ट करती है जब दोनों पार्टीज़, जो दोनों स्पाउसेस हैं, वो एबल नहीं है या फिर विलिंग नहीं है एक दूसरे के साथ रहने में, देयर बाय डिस्ट्रॉय करते हैं जो उनका मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप है बिना किसी होप के कि रिजम्पशन हो सकता है स्पाउसल ड्यूटीज़ का। तो यहाँ पे आ गया नेक्स्ट लाइन हमारे पास कि इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज जो है वो इंक्लूड नहीं किया गया है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में एक ग्राउंड ऑफ जो है डिवोर्स। तो इंट्रोडक्शन में हमने जो है डिफ़ाइन किया है इस ग्राउंड को। इसमें आ गया हमारे पास कि जब दोनों पार्टीज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ ना ही रह सकती हैं और ना ही रहना चाहती हैं, और ऐसा करके वो जो है अपने जो मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप को है वो डिस्ट्रॉय कर देती हैं और उसमें कोई होप नहीं बचा होता कि वो वापस से जो है एक दूसरे के साथ रह सकती हैं। तो ये जो है फॉर्मली कोई भी एक्सप्रेसली कोई ग्राउंड नहीं है हिंदू मैरिज एक्ट में डिवोर्स का। अब आ गया हमारे पास केस लॉज। पहला आ गया इसमें हमारे पास नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली 2006 सुप्रीम कोर्ट। इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया है कि अगर सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है रिकन्सिलिएशन की मैरिज की, और जो मैरिज है वो हो चुकी है टोटली इनकम्पैटिबल, कि उस जो केस है कंप्लीट डिसलाइक का और अवर्जन का केस है, और जो दोनों का साथ रहना है स्पाउसेस का वो सर्व नहीं करेगा कोई भी पर्पस, तो उन केसेस में जो है ये इक्विटेबल होगा ग्रांट करना डिवोर्स। तो यहाँ पे बेसिकली नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली में जो है एक ग्राउंड सेट हुआ था इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के लिए। इसमें कोर्ट ने हेल्ड करा अगर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, टोटली इनकम्पैटिबल मैरिज है, एक दूसरे की तरफ सिर्फ नफरत है और उनका साथ में रहना पॉसिबल नहीं है, तो ये सही होगा दोनों पार्टीज़ को जो है डिवोर्स ग्रांट करना। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास अनिल कुमार जैन वर्सेस माया जैन 2010 सुप्रीम कोर्ट का केस। इसमें हेल्ड किया गया कि जब तक पार्लियामेंट ऐड नहीं करती है इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन को एज ग्राउंड ऑफ डिवोर्स हिंदू मैरिज एक्ट में, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास पावर है अंडर आर्टिकल 142 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ग्रांट करने का डिवोर्स ऐसे केसेस में। तो बेसिकली अनिल कुमार जैन वर्सेस माया जैन में ये हेल्ड किया गया है कि क्योंकि ये जो है कोई एक्सप्रेसली ग्राउंड नहीं है हिंदू मैरिज एक्ट में, तो जब तक पार्लियामेंट ऐड नहीं करती है इसको ग्राउंड, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे पास वो ग्रांट कर सकता है अपनी इनहेरेंट पावर जो उसको दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 142 में, सिर्फ उसके अंडर जो है वो डिवोर्स ग्रांट कर सकता है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास हितेश भटनागर वर्सेस दीपा भटनागर 2011 सुप्रीम कोर्ट का केस। इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया है कि जो एपेक्स कोर्ट है, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है, वो यूज़ करता है अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर डिसॉल्व करने के लिए मैरिज को, क्योंकि वो जो है इररिट्रीवेबली ब्रेक डाउन हो गई है। जब इम्पॉसिबल है सेव करना मैरिज को, और सारे के सारे एफर्ट्स जो किए गए हैं इसके रिगार्ड में वो जो है कोर्ट के हिसाब से काउंटर प्रोडक्टिव होंगे। इवन इफ चांसेस आर इन्फिनिटेसिमल फॉर द मैरिज टू सर्वाइव, तो अगर थोड़े भी चांसेस है मैरिज के सर्वाइव करने के, ये प्रॉपर नहीं होगा कोर्ट के लिए कि वो यूज़ करे अपनी जो पावर है आर्टिकल 142 के अंदर डिसॉल्व करना मैरिज को, क्योंकि वो ब्रेक डाउन हो गई है इररिट्रीवेबली। तो इसमें हितेश भटनागर वर्सेस दीपा भटनागर में जो है वो बोला गया है कि अगर थोड़े भी चांसेस हैं मैरिज को सेव करने की तो ये प्रॉपर होगा उसको बचाना, और अगर नहीं है तब जाके जो है इस ग्राउंड पे डिवोर्स देगा, वो भी सुप्रीम कोर्ट देगा। फिर आ गया हमारे पास एक रिपोर्ट आई थी लॉ कमीशन की। जो लॉ कमीशन है अपनी 71st रिपोर्ट जो है 1978 की, ये जो है प्री का भी क्वेश्चन है हमारे पास, तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखिए कौन सी रिपोर्ट थी, 71st रिपोर्ट थी।
उसमें डील किया गया था जो इशू है हमारे पास इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का। इसमें जो कमीशन है उसने ऑब्जर्व किया है कि रिस्ट्रिक्ट करना जो ग्राउंड है डिवोर्स का एक पर्टिकुलर ऑफेंस से या फिर कोई मैट्रिमोनियल डिसेबिलिटी से, ये कॉज करता है इनजस्टिस उन केसेस में जहाँ पे पार्टीज जो हैं फॉल्ट पे नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है कंटिन्यू करना ये इम्पॉसिबल है कंटिन्यू करना मैरिज बॉन्ड के साथ। तो बेसिकली अभी तक जो आपने देखा है हमारे पास, जैसे कि डिजर्शन, अडल्ट्री, क्रुएलिटी, देन रिनाउंसमेंट ऑफ वर्ल्ड, ये सब जो ग्राउंड्स हैं हमारे पास, ये फॉल्ट ग्राउंड्स हैं जो है डिवोर्स के। मतलब इनमें से दोनों में से किसी एक पार्टी के फॉल्ट पे जो है ग्राउंड पे जो है डिवोर्स ग्रांट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन है उसमें ये है कि कोई भी पार्टी फॉल्ट पे नहीं है, लेकिन दोनों अग्री कर रहे हैं कि हम साथ में नहीं रह सकते हैं, तो इस ग्राउंड पे भी जो है डिवोर्स देना चाहिए एक्सेप्ट फ्रॉम फॉल्ट ग्राउंड्स। फर्दर डेवलपमेंट क्या हुई कि जो फॉलोइंग डिस्कशन ऑफ सेवरल ईयर्स, कुछ साल डिस्कस करने के बाद जो पार्लियामेंट है उसने इंट्रोड्यूस किया मैरिज लॉज अमेंडमेंट बिल 2010 प्रपोज करता है जो अमेंडमेंट्स जो हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को, कि वो जो है इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को एक ग्राउंड बनाए डिवोर्स का, इंसर्ट करके सेक्शन 13 जो है सी एक्ट का। ये बिल जो है ये पास नहीं हो पाया दोनों जो हाउसेस हैं पार्लियामेंट के, तो ये यहाँ पे जो है इसकी प्रोसीडिंग स्टॉप हो गई है। फिर आगे कंक्लूजन हमारे पास इसमें आ गया। कंक्लूड करने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि इवन दो इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज जो है वो एक्सप्रेसली कोई ग्राउंड नहीं है डिवोर्स का, एप्रोप्रिएट केसेस में जो कोर्ट्स हैं उन्होंने डिसॉल्व किया है मैरिज को इस ग्राउंड पे जहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कंसिलिएशन की दोनों स्पाउसेस के बीच में। येट जो नीड है अमेंडमेंट की कि इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को जो है ग्राउंड ऑफ डिवोर्स बनाया जा सके, वो डिनाइड नहीं है। तो कंक्लूजन में हम यही बताएंगे कि कोर्ट्स अभी भी डिसॉल्व करते हैं इसके बेसिस पे जो मैरिजेस हैं, और लेकिन हमारे पास एक नीड है कि इसको एक्सप्रेसली बनाया जाए एक डिवोर्स का ग्राउंड। ये हमारे पास जो है कम्प्लीटली थियोरेटिकल क्वेश्चन है, तो जिन स्टेट्स में बेयर एक्ट अवेलेबल भी होती है वहाँ पे उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको ये जो है आंसर ऐसे ही लिखना है, प्रॉपर डिफाइन करेंगे हम, उसके बाद केस लॉज मेंशन करेंगे हम, पार्लियामेंट की जो रिपोर्ट है उसके बारे में, और फर्दर की वो पास नहीं हो पाया हाउसेस से वो बताएंगे, और उसके बाद जो है कंक्लूड करेंगे। ये क्वेश्चन जो है हमारे पास वो हमने 10-15 मार्कर के हिसाब से किया है। 20 मार्कर में भी ऑलमोस्ट सेम ही जो है आप लिखेंगे लेंथ, लेकिन 20 मार्कर में आने के चांसेस बहुत कम हैं। अगेन 5 मार्कर में अगर क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा कट शॉर्ट करेंगे आप कंटेंट को, और बाकी ट्राई कीजिए कि कंटेंट आप इतना ही रखें जितना मैंने किया है, क्योंकि इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन का जो ग्राउंड है हमारे पास वो कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज वे में इतना ही जो है लिखा जा सकता है उसमें जितना मैंने करवाया है। रेस्ट आप एक दो अगर केस लॉज ऐड करना चाहें तो उसमें आप कर सकते हैं। बाकी जो प्रैक्टिकल यूसेज है इसका वो हमारे पास जो प्रैक्टिस लिटिगेशन में है वो ये होता है कि जैसे ट्रायल कोर्ट और जो हाई कोर्ट है उनके पास ये पावर नहीं है कि वो जो है डिवोर्स ग्रांट कर सके इस ग्राउंड पे। तो इसमें क्या होता है, जब मेंटल क्रुएलिटी का ग्राउंड आता है हमारे पास, तो जहाँ पे पार्टीज एडमिट कर लेती हैं अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन में या चीफ एग्जामिनेशन में कि ये जो है शादी वर्केबल नहीं है और तो हम कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, तो वहाँ पे जो एडवोकेट्स होते हैं वो इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन जो है मैरिज का उसको अंडर मेंटल क्रुएलिटी कंसिडर करते हैं और उसके बेसिस पे प्लीड करते हैं जो डिवोर्स का ग्राउंड है। ऑल्दो ये एकदम प्रैक्टिकल जो है यूसेज है और जो लोग लिटिगेशन में हैं उनको ऑलरेडी पता होगा, जो जानना चाहते हैं उनको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा इसके बारे में। बाकी जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से यस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी सिर्फ 2-3 स्टेट्स में पूछा गया है बट ट्रेंडिंग है क्वेश्चन और काफ़ी स्टेट्स में पूछा जा सकता है। प्योरली थियोरेटिकल है तो आपको जो है ब्लूप्रिंट तैयार करके ही एग्ज़ाम में जाना है। बाकी जो है इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।